कहते हैं एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है। जब मैंने 90 के दशक के अंतिम सालों में दृश्य संस्कृति और चित्रों से जुड़े हुए इतिहास के बारे में शोध करने का मन बनाया, तो उसके पीछे कहीं न कहीं ऐसी कहावतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ ही एक यह भी बात थी कि इतिहास जो लिखित आर्काइव पर अधिकतर आधारित है, वहाँ अल्टरनेट आर्काइव्स की खोज की जाए। और ये अल्टरनेट आर्काइव्स का मुद्दा करीब करीब 70 के दशक के बाद से काफ़ी जोर पकड़ता गया। ओरल हिस्ट्री को बहुत तरजीह मिलने लगी। खासकर 80 के दशक में जब सबॉल्टर्न हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल आर्काइव्स को नए तरीके से पढ़ना शुरू किया और इतिहास के नए नए स्रोत, खासकर भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, को तलाशने लगे, तो उस समय एक बड़ी चुनौती यह भी थी कि कैसे उनका इतिहास लिखा जाए जो खुद लिख नहीं सकते थे। और इस तरह से कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स को रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन जिसे कहते हैं, पढ़ना, ओरल हिस्ट्री, ओरल सोर्सेस को तरजीह देना, हिस्टोरिकल एंथ्रोपोलॉजी, हिस्टोरिकल फील्ड वर्क, ये सब शुरू हुआ। 90 के दशक के अंत में भारत में भी चित्र इतिहास, दृश्य इतिहास को लेकर इतिहासकार दिलचस्पी दिखाने लगे थे। तो उस दौरान ऐसी कहावतें मन को बड़ा आकर्षित करता था कि एक चित्र हजार शब्दों के बराबर होता है। जब दृश्य संस्कृति और इसकी पेचीदगियों को, आधुनिकता के साथ इसके संबंधों को, औपनिवेशिकता के साथ इसके संबंधों को कुछ अधिक गहराई से पढ़ने लगा, तो मशहूर फिलोसोफर हाइडेगर की वह पंक्ति सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा है कि आधुनिकता की आधारभूत घटना विश्व का कंक्वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज पिक्चर, ये फ्रेज उन्होंने यूज किया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि चित्र को कैसे देखा जाए, जो मैं पिछले 2 एपिसोड में भी इसके अलग अलग पहलुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करता रहा हूँ। एक और भी इस मायने में काफ़ी दिलचस्प सवाल आया है, जो कि काफ़ी मानीखेज है। वह यह कि एक चित्र हमसे बतौर इतिहासकार, बतौर समाज विज्ञानी क्या चाहता है। एक चित्र क्या चाहता है, जैसा कि मशहूर दृश्य संस्कृति के अध्येता WJT मिचेल ने कहा है, व्हाट डू पिक्चर्स वांट। आज के लॉकडाउन के समय में बात करें तो चित्र हमारे मन को उसी तरह से या बहुत अधिक विचलित करता है। यहाँ मैं पिछले
15-20 दिनों में जिस 3 चित्र या वीडियो जिसने मुझे काफ़ी व्यथित किया है, उसकी संक्षिप्त में उसकी तरफ इशारा करूंगा। पहला चित्र, और ये ऐसे समय में हो रहा है जबकि मजदूर लाखों की संख्या में, मिलियंस में इनफैक्ट, अपने अपने घरों की तरफ लौटने की जद्दोजहद में हैं। तो ऐसे में जिस एक चित्र ने मुझे कई दिनों तक और आज भी जो मुझे परेशान करता है, वह महाराष्ट्र में ट्रेन की पटरियों में कटकर मर गए 16 मजदूरों का चित्र है। इस चित्र में रोटियां बिखरी पड़ी हैं रेलवे ट्रैक्स पर। खबरों से पता चलता है कि मजदूरों का जत्था जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जा रहा था, भूख और गर्मी से व्याकुल होकर, थकान से पीड़ित चूर होकर कुछ देर सुस्ताने के लिए रेलवे की पटरियों पर बैठा होगा। फिर थकान और भूख ने उन मजदूर देहों पर अपना कब्जा जमा लिया होगा। उन्हें नींद आ गई होगी, और ऐसी नींद कि उन्हें पता भी न चला कि कब ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। मृत्यु का एहसास, मृत्यु की पदचाप, ट्रेन की आहट भी न हो पाई होगी। रोटियां जो उन्होंने सहेज कर रखी होगी, एक एक टुकड़े को कई कोसों में खाने का जतन रहा होगा, वे रोटियां बिखरी पड़ी रेलवे ट्रैक्स पर। बड़ा ही दर्दनाक चित्र है। यह इसलिए भी कि यहाँ मृत्यु में कोई डिग्निटी नहीं है। हम जानते हैं कि प्रवासी मजदूरों का देह उनकी जिंदगी में बगैर डिग्निटी के होता है। जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है, वहाँ डिग्निटी, प्रतिष्ठा लेस मात्र नहीं होता। कहते भी हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में, पूंजी के इतिहास में ही यदि बृहत्तर तरीके से देखें तो वहाँ श्रम एक कमोडिटी के रूप में बाजार में सर्कुलेट होता है, उसकी खरीद फरोख्त होती है। समाज विज्ञान में भी, इतिहास में भी मोटे तौर पे यदि कहें तो मजदूरों का देह एक कमोडिटी के रूप में ही, एक स्टैटिस्टिकल इकाई के रूप में सर्कुलेट होता है। वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या इच्छा है, उनका दर्द, उनका पीड़ा, इससे हम मुकम्मल तौर पर इंगेज करने में अभी तक सफल नहीं रहे हैं। यह एक बड़ी नाकामयाबी है। इंटरनल माइग्रेशन का जो डिबेट है, वहाँ इन माइग्रेंट मजदूरों की सब्जेक्टिविटीज़ की तरफ हमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया है। तो ऐसे संदर्भ में जहाँ जब तक वे जीवित रहे तब भी वो उस डिग्निटी से मरहूम रहे जो समाज को देना चाहिए, और जब मृत्यु आई तो वहाँ भी
हम लैक ऑफ डिग्निटी ही पाते हैं। एक्सीडेंट डेथ में कोई डिग्निटी नहीं होती। ये जो मृत्यु की डिग्निटी है, इस पर बहुत से विद्वानों ने वैश्विक संदर्भों में हमारा ध्यान आकर्षित किया है। खासकर जर्मनी के संदर्भ में, होलोकॉस्ट के संदर्भ में, जहां गैस चैम्बर में होने वाली मौतों के संदर्भ में विद्वानों ने लैक ऑफ डिग्निटी ऑफ डेथ की बात की है। अनेक फिलोसफर और कवियों ने भी डिग्निटी ऑफ डेथ की बात की है। कम से कम मृत्यु तो प्रतिष्ठित हो। जैसा मैंने कहा कि चित्र और दृश्य संस्कृति में ये अहम है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि दृश्य आपको अनेक दिशाओं में ले जाते हैं। वो आपकी कल्पनाशीलता, आपके अनुभव और आपके सूझबूझ को एक नई दिशाओं में नए तरह से, जिसे हिंदी में कह सकते हैं, मथ देते हैं। मथना अर्थात चर्निंग। आपको खुद पता नहीं होता है कि आपके नीचे से, आपके पाँव के नीचे से धरातल कब खिसक गई। लेकिन ये हमें, हमारे संवेदनाओं को कहाँ तक छूता है। यदि कोई दृश्य, कोई चित्र या कोई जानकारी, कोई ज्ञान हमारे अंतरतम को नहीं छू पाए, तो ऐसे नॉलेज का क्या मायने, क्या महत्व रह जाता है। कहते हैं दुख आपको मांझता है, दर्द आपको सोचने पर विवश करता है। मुझे याद आती है मशहूर कवि रिल्के की वह नसीहत कि यदि आपने किसी शब्द के साथ एक रात भर भी नहीं गुजारी है, तो आपको कविता लिखने से पहले इंतजार करना चाहिए। आप भी सोचें कि ऐसे चित्र, ऐसी खबरें आपके लिए क्या मायने रखती है। उनका कोई मायने है भी या नहीं। क्या वह आपको बेहतर इंसान बना रही है या महज आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। शुक्रिया।